नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री 12th क्लास बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो अच्छे से देखना। और भाई यार डिजिटली रूप से आज पूरा आज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से समझ भी आएगा। करते वीडियो को स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि इसके ऊपर ना मैंने एक्सप्लेनेशन पहले भी एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लेना एक बार जरूर। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये ध्यान रखा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम आपके क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है, एक छोटा सा ब्रांच, जो कि क्या करता है, किसी भी केमिस्ट्री के मैकेनिज्म, किसके मैकेनिज्म की कैसे आपकी केमिस्ट्री कोई रिएक्शंस जो है वो हो रही है। मैंने बोला C+O2 जो जुड़ रहा है तो आपका बन रहा है CO2। ये कैसे बना, किस तरीके से बना, ये मैकेनिज्म किस तरीके से हुई, इस मैकेनिज्म को बताना, इस मैकेनिज्म को कैसे बनी और इसके रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से ये रिएक्शन हुई और ये कितनी तेजी से आपका CO2 आपको प्रोडक्ट मिला, इसे बताने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे मैकेनिज्म की, कैसे आपका केमिकल रिएक्शन जो भी है वो सारी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर इसी में पूरा समाप्त हो जाए। दो टॉपिक अच्छे से समझ गए तो समझ लो पूरा चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। सब जगह देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट, मोलिकुलरिटी, सारी ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे ही बेसिस है। तो बस एक रेट ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है वो अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आपने समझ लिया केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, कि एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि क्या कि रिएक्शन की रेट को और उसके मैकेनिज्म दो को जो क्या डील करे उसे हम क्या कहते हैं? आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है कि कोई भी जैसे रिएक्शन लिख दी मैंने, H2+O2 जो है वो रिएक्ट होकर क्या बनाएगी? आपकी H2O मतलब वाटर बनाएगी। तो क्या बोला मैंने, ये आपका, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपके रिएक्टेंट, और ये आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बनने की है, रिएक्टेंट और जो ये प्रोडक्ट आपकी बनी है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी तेजी से बनी, यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें हम निकालने के लिए क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को, यहाँ आपका एक फॉर्मूला होता है d/dt, और आपका रेट मैंने रिएक्शन क्या लिखवाया था? H2+O2 गैस आपका H2O था। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का सबसे पहला को क्या है? आपका H2, ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड अगर मैं d/dt की बात करूं तो सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका O2, तो मैं लिख दूंगा O2। ये आपके किसके हो गए? रिएक्टेंट की। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में d/dt आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? आपका H2O की। अब एक चीज होता है, यहाँ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? कोई रिएक्शन है और रिएक्शंस का कोई आप रिएक्टेंट का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो उसमें हमेशा आपको क्या लगाना है? नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसी वर्ड को क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अभी मैं बताऊंगा, जो नोट्स दिखाऊंगा ना वहां आपको सबसे अच्छे तरीके से आएगा। बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा क्या लिखोगे आप? नेगेटिव साइन के साथ। जब आप प्रोडक्ट का लिखोगे तो प्रोडक्ट में आप कोई भी साइन नहीं लगाओगे, वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव साइन नहीं लगाना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? जो आप प्रोडक्ट वाला बनेगा वो रेट ऑफ अपीयरेंस कहलाएगा, और जो आपका रिएक्टेंट वाला होगा वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहलाएगा। और जो ये मैंने प्रोसेस लिखा है d/dt और मैंने H2 लिखा था, इसको मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। देखो अभी दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या देखा हमने? रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया हमने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था और इसमें मैंने रिएक्शन देखो यहाँ पे H2+I2HI बना रहा था। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या बैलेंस की गई है। आप बैलेंस ही इक्वेशन कभी भी लिखोगे तो लिखोगे। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई तो मैंने कैसे लिखा? तो ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगे हुए दोनों में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में आपका क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव साइन है। तो ये चीज याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कि साइन कन्वेंशन जरूरी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन वाला जरूर आता है। इसके बाद ऐसा यूनिट सबसे जरूरी है न्यूमेरिकल में, क्योंकि ऐसा यूनिट याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाओगे। और आधे मार्क्स तो इसके आपके यहीं मिलते हैं, अगर नहीं लिखते तो आधे मार्क्स तो यहीं डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो क्या हो जाए? जो ऐसा यूनिट है वो आपका मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। और कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन की आपकी, तो उसमें आपका क्या होता है? मोल,
लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की बात आए तो उसकी SI यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। और जब इसकी बात आएगी तो इसमें आपको क्या लिखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ आ गया। इसके बाद मैंने दो वर्ड आपको बताए थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। यहां देखो दोनों वर्ड आ गए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। मैंने क्या बताया था, जब आप रिएक्शन की जो रेट होगी, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी अगर रेट लिख रहे होगे तो उसको आप क्या कहोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और जो आप प्रोडक्ट को लिख रहे होगे तो उसे क्या कहोगे आप, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, बनना, और डिसअपियरेंस जो टूट के उसे बना रहा है, यही होगा ना। तो अपीयरेंस मतलब क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट बनना, और डिसअपियरेंस मैंने क्या रख दिया, रिएक्टेंट जो टूट फूट के जो बने वो आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें देखो पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसमें आपका नेगेटिव साइन लिखा हुआ। कोई भी मैंने रिएक्शन लिखी, जैसे यही छोटी सी रिएक्शन को लिख दूं मैं, इसी से बता दूं तो यहाँ रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन है। तो इसमें जब मैं इसे बैलेंस करूंगा तो यहाँ मैं 2 लगाऊंगा, 4 हो जाएगा, यहाँ मैं 2 लगाऊंगा, मेरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। मैं इसका अगर रेट लिखूंगा तो रेट को कैसे लिखूंगा, d/dt, और यहाँ पे मैं H2 को लिख दूंगा, ये मेरा क्या हो गया, रेट। लेकिन जब आप रेट लिख रहे होगे ना तो इसमें जो बैलेंस करने के लिए जो यूनिट लगी है उस बैलेंस यूनिट को भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपको 2 लगा हुआ है, यहाँ आप 1/2 लगाओगे और नेगेटिव में लगाओगे। जब रेट लिखोगे उस टाइम पे ये चीज करना पड़ेगा। लेकिन रेट मैंने इसका लिख दिया, इसका लिखूंगा तो मेरा क्या आएगा, d/dt, और यहाँ पे मेरा O2 रहेगा, और यहाँ पे मेरा क्या है, कोई साइन नहीं। इसके बाद मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे d/dt रहेगा, और इसमें क्या रहेगा हमारा H2O रहेगा, ये चीज। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, साइन नेगेटिव, इसमें साइन नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, 1/2 लगाऊंगा, लगेगा ना 1/2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे होगे तो ये जो यूनिट लगी हुई है, जो बैलेंस करने के लिए जो भी चीज आपने लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी डिसअपियरेंस होगा वो क्या होगा कि वो रिएक्टेंट कब टूट के कितना बना, वही आपका डिसअपियरेंस कहलाएगा, ना कि उसके साथ जो आपको बैलेंस इक्वेशन करने के लिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं मानता, सीधी बात बोलो है। तो जब ये करते हैं तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं देखा जाता डिसअपियरेंस में, अपीयरेंस में। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को मान के आप उसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखोगे। यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन की जो छोटी सी टॉपिक है यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अभी हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद एक छोटा सा टॉपिक आया आपका, क्या, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करूंगा मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब कर रहे होगे ना तो उस टाइम पे यूनिट बहुत जरूरी बात होती है। अभी मैंने एक आपको यूनिट बताया था क्या, कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होती है। और जब कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो मोल लीटर इनवर्स होती है। ये दो चीज याद रखना, अभी जो करवाऊंगा उसमें आपको ये दोनों काम आएंगे। अब क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी, और इसी में एक फैक्टर अफेक्टिंग, मैंने नीचे लिख रखा है ये टॉपिक, ये देखो यहाँ पे, कि फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन की फैक्टर जो होते हैं उनको क्या करे, इफेक्ट करे। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट कर रही है, कि उसके कंसंट्रेशन पे। सबसे पहली बात क्या आ रही है कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसके रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है उन्हीं दो पे बेस होती है। कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रिएक्टेंट होता है डिसअपियरेंस, ये होता है अपीयरेंस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ही बेसिक है। तो कोई भी रिएक्शन किस पे, कंसंट्रेशन पे जरूर होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पे क्या होगी, वो डिपेंडेंट होगी। फर्स्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग में, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग जो आपका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। सेकंड होती है टेम्परेचर। अब ये भाई मैंने बता दिया कि इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो वो क्या होगी, रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी, या होगी बड़ी जल्दी हो जाएगी। और जो रिएक्शन में प्रोडक्ट जो हमें मिलना था वो प्रोडक्ट की जगह हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमें कुछ चाहिए था, प्रोडक्ट हमें कुछ मिल रहा है, तो ऐसा होगा ना। तो जो टेम्परेचर है वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, तेज या ज्यादा कर देती है। अब यहाँ पे एक लॉ पढ़ोगे आप अरेनियस के नियम में, सबसे लास्ट टॉपिक है, मैं छोटा सा अभी इंट्रो सा बता देता हूँ। क्या कहता है वो, कि अगर टेम्परेचर इस जगह पे आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज कर दिया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कर्व आपका कम हो जाएगा। रिएक्शन अभी दिखाऊंगा मैं सब कुछ आपको। तो ये आपका रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर जो है वो पूरा फैक्टर अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन जो है वो आपका पूरा फैक्टर अफेक्ट करता है। मैंने क्या बताया था फैक्टर अफेक्ट में, कि अभी 3 चीज बताया ना मैंने, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बेस होता है, टेम्परेचर पे बेस होता है,
एक कैटलिस्ट पे बेस होता है। कैटलिस्ट जानते हो ना क्या होता है भाई? यार एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतनी तेजी से भगा देता है कि जो हमें 2 मिनट में मिलना हो वो हमें कुछ सेकंडों में मिल जाता है। मतलब उसके चेंज में प्रोडक्ट में नहीं। मैंने बोला कि C+O2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे CO2 है, यहाँ पे H2 + I2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे HI बन रहा है, यहाँ 2HI बन रहा है। तो ये ध्यान रखना ये रिएक्शन होगी। मैंने इसमें कोई कैटलिस्ट भी डाल दिया ना, निकल हो गया आपका, कॉपर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कोई भी आपका यहाँ पे कैटलिस्ट वर्ड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपका डाल दिया, तो भी ये ध्यान रखना कैटलिस्ट इस रिएक्शन को क्या करेगा। अभी रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है तो इसी रिएक्शन को क्या कर देगा, ये 2 सेकंड में कर देगा रिएक्शन। बस प्रोडक्ट लेकिन हमें सेम मिलेगा, जैसा प्रोडक्ट पहले मिल रहा था वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट हमें बाद में मिलेगा। कैटलिस्ट ये बस क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज आपका कैटलिस्ट भी काम करता ही है। तो समझ आ गया रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे। तो 3 चीज ये आपके फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक आपका कंसंट्रेशन, एक आपका टेम्परेचर और थर्ड आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ भी रखा है, किसमें आपने, सरफेस केमिस्ट्री में। अगर नहीं देखा तो ये भी वीडियो जल्द अपलोड होने वाली है। सबसे पहला हमारा आ जाता है कि मैंने कंसंट्रेशन पे बताया, तो भाई कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट कैसे, ये भी तो मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे ना कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो मैंने यही चीज बता देता हूं आपको कैसे कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ये आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन में एक वर्ड आता है रेट लो एक्सप्रेशन। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी अगर रिएक्शन आप लिख दो, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मैंने क्या रिएक्शन लिख दिया, S+O2 जो है वो रिएक्ट होकर आपका SO2 बना रहे हैं ऑफ अ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। ये कहा जाता है कि जो हर रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट कुछ पावर क्या कर रहे होंगे, रेज कर रहे होंगे, जो कि क्या होगा, स्टोइचोमेट्रिक मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज। मैंने पढ़ दिया, आपको समझ आया कि नहीं आया ये देखो। अब देखो कैसे आपको समझ आएगा ये पूरा रिएक्शन। मैंने सीधा बोला कि कोई भी मैंने रिएक्शन लिखी S+O2 गिव्स SO2। ये तो मैंने आपको पूरे जो डिफाइन होती है ना वो डिफाइन मैंने दिखा दिया, यहाँ से आप डिफाइन देख सकते हो, मैंने पढ़ के भी बता दिया। अब लेकिन क्या कहा जाता है कि कोई भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट स्पीसीज होंगे ना वो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होंगे, मोलर कंसंट्रेशन में होंगे। डायरेक्ट कहा जाता है कि इसमें मोलर कंसंट्रेशन में होंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन में गिवन होंगे। और जो रिएक्टेंट स्पीसीज है उनका मोलर कंसंट्रेशन कुछ आपका पावर रेज करेगा, वो पावर जो रेज करेंगे ना वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस पावर को मैंने लेट कर लिया क्या, अल्फा और बीटा। उस पावर को मैंने क्या लेट कर लिया, अल्फा और बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके जो रिएक्टेंट स्पीसीज ए है उसके सम पावर और रिएक्टेंट स्पीसीज जो बी है उसके सम पावर। डायरेक्ट कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए आपका कोई रिएक्टेंट स्पीसीज है उसके अल्फा के, और बी जो है उसके रिएक्टेंट स्पीसीज है वो कोई बीटा के। अब मैं क्या करूंगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसे हमें क्या करना होता है, हटाना होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, आर जो है वो इक्वल है के ए के पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। डायरेक्ट का आता है, समझ आया। रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर जो भी आपका रिएक्शन होगा उनके जो कंसंट्रेशन होंगे वो मोलर कंसंट्रेशन में गिवन होंगे, और जो सभी जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे वो थोड़े थोड़े पावर क्या करेंगे वो रेज करेंगे। वही पावर क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखने का तरीका होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, आर इज इक्वल टू के जो ये क्या कहलाता है आपका रेट, ये क्या कहलाता है रेट कांस्टेंट, और ये आपका ए अल्फा एंड बी बीटा। दोस्तों अब आपको रेट लो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे क्या कर दो, कमेंट बॉक्स को भर दो, आपका रेट लो पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया। कोई भी दिक्कत हो जाए फिर भी आप कमेंट में क्या कर दो, बता दो। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा आ जाता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है यार। रेट ऑफ रिएक्शन अगर समझ आ गया तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी समझ आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं छोटे एन से, यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया ना कि आर जो होगा के ए के पावर अल्फा एंड बी की पावर आपका बीटा होगा। तो ये जो पावर रेज कर रहे हैं ना, ये कंसंट्रेशन की पावर जो रेज कर रहे हैं, इन्हीं का सम जो होता है
वही आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए कहा जाता है n जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो है सम जो होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराएगा। वैसे कोई भी मैंने एक रिएक्शन लिख दी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इसका मैं रेट लो अगर लिखूं तो R जो होगा इक्वल टू किसके होगा, रेट कांस्टेंट। R जो होगा वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट। A क्या होगा, रिएक्टेंट स्पेस आपका H2, इसकी पावर सम रेज क्या करेगी 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी O2, और यहाँ पे सम पावर क्या रेज करेगी 1, क्योंकि 1 है। अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी 2 और 1। डायरेक्ट अगर सीधी बात में कहूँ तो ये। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये अभी हम बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग आपको समझ आ गया। रेट लो ऑफ ऑर्डर जो रिएक्शन है वो आपको समझ आ गया। यूनिट कांस्टेंट जो है अभी हम बात करेंगे ये टॉपिक पे। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे ये जो आपके खत्म हुए, ये ध्यान रखना, इन्हीं टॉपिक पे बेस आपका जो ये मॉलिक्यूलरिटी आएगा बिटवीन जो ये चीज ये आपके इन्हीं पे बेस है। तो अभी हम पहले छोटी सी टॉपिक है जो आपका कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। आपने रेट लो को देख लिया, मैंने यहाँ पे रेट लो को लिखा था यही, R जो है K कांस्टेंट, A अल्फा B बीटा के बराबर, यही बताया था मैंने। अल्फा और बीटा जो है सम पावर रेज होते हैं आपके किसके, कोई भी मोलर कंसंट्रेशन के, और अल्फा और बीटा का जो सम होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा और बीटा का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। किसके लिए, किसी भी रेट के कांस्टेंट की यूनिट को आपको लिखने के लिए इस जनरल फॉर्म का यूज किया जाता है। वही क्या है आपका के आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n अपॉन में s। अब n की बात क्या करूं तो n क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ आ गया। मोल लीटर इनवर्स क्या कहलाता है, मैंने किसकी बताई थी यूनिट, ये आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन की यूनिट। क्या कहलाता है आपका, कंसंट्रेशन की यूनिट। और ये आपका सेकंड इनवर्स आप जानते हो, सेकंड इनवर्स क्या है, टाइम की यूनिट होती है। तो रेट कांस्टेंट की ये छोटी सी यूनिट की बात करूं मैं तो इसे आप सारी यूनिट को फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ लिख भी दिया, अगर देखो तो ये मैंने यहाँ पे फाइंड भी कर दिया। अब फाइंड करने का तरीका क्या है यहाँ पे, अगर जो आपका के था वो क्या था, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n अपॉन में क्या कहा, सेकंड। मैंने लिख दिया, आपने मान लिया, ये नहीं ना, आपको समझ भी तो आना चाहिए। ये रेट लो का यूनिट है, ये यूनिट कैसे आप बताओगे कि ये बिल्कुल ठीक है, यूनिट कैसे बताओगे कि ये यूनिट ठीक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इस यूनिट की अगर मैं बात करूं, ठीक कैसे कैसे ये आया, इस यूनिट की अगर मैं बात करूं कैसे आया, तो क्या बोलेंगे हम कि आप जानते हो रेट लो क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या था, K की पावर A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। ये आप जानते हो ना, B की पावर बीटा, ये आपने रेट लो में पढ़ लिया। अब क्या होता है यहाँ से K जो है वो आपका क्या फाइंड हो जाता है, रेट अपॉन में A की पावर अल्फा एंड B की पावर अब बीटा। ये जो है आप जानते हो रेट कांस्टेंट की, ऐसा यूनिट को आपको इसकी रेट कांस्टेंट की आप जानते हो क्या होता है, वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये ऐसा यूनिट मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको रेट का। और उसके बाद क्या आ जाता है आपका, इसका कंसंट्रेशन का जो है वो क्या आ जाता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर अल्फा एंड मोल लीटर इनवर्स की पावर बीटा। ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, रेट कांस्टेंट की छोटी सी यूनिट यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो था ही है आपका। उसके बाद नीचे की बात करूँ तो वो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर अल्फा प्लस बीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में भाई, ए की पावर अगर m हो, ए की पावर n हो तो वो गिव्स क्या करता है, ए की पावर m प्लस n। जानते हो ना ये कि ए की पावर m प्लस n क्या होता है, वो आपका गिव्स करता है ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये दोनों यूनिट क्या आपकी दोनों ही सेम है, बेस क्या है दोनों का सेम, पावर क्या होती है दोनों की अलग अलग, दोनों की पावर अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएंगे एड अप और एड अप होकर आपके क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और सेम आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या देख लिया, अल्फा प्लस बीटा को मैंने यहाँ से क्या लेट कर लिया, n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसको मैं n लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, K गिव्स क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, एक भाग में कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोल लीटर इनवर्स की पावर n, और यहाँ पे पावर क्या है 1, और इस सेकंड इनवर्स को मैं सबसे अलग रख देता हूँ भाई यार, इनको अलग ही कर देता हूँ दोनों को। अब क्या हो जाए यहाँ पे, K की पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स की पावर, यहाँ देखो क्या है पावर
1, तो मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ देखो पावर क्या है n, तो मैंने माइनस कर दिया। अब एक और अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा आपने कि a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो वो गिव्स क्या करेगा, a की पावर m माइनस n, ये गिव्स करता है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे a की पावर m माइनस n, और ये जो पावर माइनस में है, ये जो पावर क्या आपकी माइनस में, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेकेंड इनवर्स। तो मैंने अभी जो सबसे पहले लिखा था याद हो तो देख सकते हो यहाँ पे ये फॉर्मूला, वो क्या आपका k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n अपॉन में s। अगर मैंने जो फाइंड किया है वो अगर देखो आप, तो वो क्या है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n अपॉन में s। तो ये आपकी क्या हो जाती है, पूरा यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से ड्राइव हो जाता है। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ ऐसा यूनिट की, तो वो क्या होगी, k लिख दिया मैंने मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0, क्योंकि n की वैल्यू ही आपको 0 1 2 3 जो भी होगी वो रखनी है, और आपकी s का s रहेगा नीचे। k इजिकल टू क्या आ गया, 1 के पावर 1 रख दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये ऊपर चल जाता है आपका सेकंड इनवर्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं अभी तक बताते आ रहा था वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसी के बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 की, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है कि k जो होगा k मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1, n की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये k गिव्स क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 अपॉन में s। k इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाय s एंड फाइंड k इजिकल्स टू सेकंड इनवर्स। तो ये ध्यान रखना, कोई भी यूनिट जो है, कोई भी यूनिट अगर सेकंड इनवर्स में दी हुई है तो उससे आप ये पता लगा सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने क्या दिखाया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ऐसा यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गई। तो इसे मैंने k इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यूं भी लिख सकता हूं, या k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर s, यूं भी लिख सकता हूं। दोनों का मतलब सेम ही होता है यार, मैंने ये दोनों तरीके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है आपकी सेकेंड इनवर्स, इज इक्वल टू 2 का निकालो, तो ये बहुत जनों का डाउट भी होता है यार, और ये क्वेश्चन सब में सबसे ज्यादा आता है। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, क्या होता है, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2, मतलब n की वैल्यू 2 रख दूंगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका s। अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स की पावर आपका -1 हो जाएगा, अपॉन में सेकंड हो जाएगा। k इज इक्वल टू यहाँ से -1 आया, -1 से ये हो जाएगा तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा मोल इनवर्स, -1 से -1 मल्टीप्लाई होता आ जाएगा लीटर 1, और सेकंड की पावर ये रहेगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स, ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या दिया मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि k इज इक्वल टू क्या है, मोल की पावर 1/2, लीटर की पावर -1/2 एंड सेकंड की पावर 1 जो है वो 1 तो है ही, आपको दिख ही रहा होगा। एक छोटी सी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या किसी यूनिट की। अब मैंने ये दे दिया तो आप बता दो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बता दोगे क्या होता है इसमें। समझने की बात इतनी सी है, मैंने अभी आपको 3 आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाया, मैंने जीरो ऑर्डर का दिखाया, फर्स्ट ऑर्डर का दिखाया और सेकंड ऑर्डर का दिखाया, दोनों तीनों आपने देख लिए। क्या था जीरो ऑर्डर में, क्या था आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था आपका सेकंड इनवर्स, और मोल जो थर्ड था उसमें आपका क्या था मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। सब में देखो, सब में मोल्स का क्या था वो सेम चल रहा था, लेकिन जो आपका मोल सेकंड वाले में ऑर्डर में था ना वो क्या था मोल की पावर -1। मतलब आपका अगर मोल की पावर में अगर चेंज है तो वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। अगर मोल की पावर में क्या है चेंज है तो वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, n इज इक्वल टू वो क्या फाइंड हो जाएगा आपका 1/2, और n इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहीं से क्या हो जाएगा, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा था मैंने कि 1 माइनस n जो है वो गिव्स होगा 1/2 के। 3 चीज मिल गई ना, n इज इक्वल टू 1/2, अल्फा प्लस बीटा 1/2 और 1 माइनस n इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से n उधर लेके जाऊंगा तो 1 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या फाइंड हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू
n, यही फाइंड होगा ना। तो मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या फाइंड हो गया आपका 1/2। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, कि n इज इक्वल टू जो है n इज इक्वल टू वो क्या फाइंड होगा अल्फा प्लस बीटा। अब n इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 2, 1 प्लस में 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5/2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे फाइंड कर दोगे आप किसी भी क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन दे रखे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। इसकी लिंक जो है क्वेश्चंस की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है यार, वहां से भी आप ले सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। बात आती है जिसकी बात हम करने वाले थे यार, मॉलिक्यूलरिटी और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सारी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे यार। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं यार। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एक ऐसा रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब मैं बोलूं एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में क्या हो जाती है, ब्रीथिंग जो होती है वो सिंगल स्टेप में हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग जो होती है वो आपकी सिंगल स्टेप में हो जाती है। जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में जो भी अकर हो जाती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और अदर टाइप के जितने भी रिएक्शंस होंगे एलिमेंट्री रिएक्शन से हटके होंगे, जो एक बार में नहीं होते, उन्हें कई बार लेके जाना पड़ता है। एक बार जाएंगे फिर बनेगा, वो दूसरी बार लाएंगे फिर बनेगा, तीसरी बार लाएंगे, ऐसी रिएक्शन जो होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसकी रिएक्शन से हमें अगर उससे बनाना हो किसे लाइमस्टोन को, किसे संगमरमर के पत्थर को, तो इसकी रिएक्शन जो होती है वो स्टेप फर्स्ट होता है पहले, और उसके बाद स्टेप सेकंड होती है। 2 स्टेप में ये रिएक्शंस होती है। उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट मिलता है क्या, CaCO3। ये CaCO3 ही क्या कहलाता है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जानते हो ना भाई यार, जो क्या आपका ताजमहल, ताजमहल देखा है ना, वो ताजमहल पूरा लाइमस्टोन का ही बना हुआ है। तो वो लाइमस्टोन आपका यहाँ से 2 स्टेप में आपको मिलता है। तो वही 2 स्टेप की रिएक्शन वो आपकी क्या कहलाएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो आपकी सिंगल स्टेप में हो जाती है। तो यही कहा है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट जो रिएक्टेंट होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, मतलब जो रिएक्शन में होंगे वो एक दूसरे से कितनी बार साइमल्टेनियसली एक टाइम पे अचानक क्या हो वो टकरा सकते हैं, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कहा जाता है, एक सीधी भाषा में कहा जाए कि कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे वो आपके कितनी तेजी से साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं कोलाइड करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट क्या हो वो बन जाए। उसी को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो मैक्सिमम जो है वो 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई भी साइमल्टेनियसली एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से टकरा सकता है, लेकिन ये नहीं है भाई एक ही बार चौथा पांचवा तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं है। 3 वाला भी बहुत रेयर केस होता है, इतना ज्यादा 2 जनों का तो साइमल्टेनियसली एक साथ टकराना हो सकता है। अब 3 जनों का एक साथ टकराना बहुत ज्यादा ये नहीं हो सकता भाई, 3 जने एक साथ नहीं टकरा सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो जो हाईएस्ट होती है वो 3 होती है। इनकी साइमल्टेनियसली एक साथ टकराने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन आपने देख लिया। अब इन दोनों के बीच में ना कुछ आपकी लास्ट टॉपिक कहूंगा मैं इसे आज की वीडियो का। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में हम अगर डिफरेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी आपने अभी पढ़ा क्या था कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के क्या होता है साइमल्टेनियसली टकराना कोलाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इससे जो रिएक्टिंग प्रोडक्ट बनता है उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज के जो पावर रेज किया जाता है उसको वो इक्वल टू किसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के या फिर नहीं भी हो सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं आपके कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो होती है वो साइमल्टेनियसली
जो टकराने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी मॉलिक्युलरिटी। समझ गए फर्स्ट पॉइंट आपकी डिफाइन पे बेस्ड था, डिफाइन आप जानते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये मे बी जो है होल नंबर भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब जितने भी नंबर होते हैं ना आपके, किसकी बात करूंगा मैं, कोई भी आपका इंटीजर नंबर, वो इंटीजर नंबर आपके क्या होंगे, आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो आपका मॉलिक्युलरिटी होगा वो सिर्फ होल नंबर ही हो सकता है, होल नंबर मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। अब मैं एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करूं कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्लोएस्ट स्टेप जो होती है ना, मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं तो जो रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन के टाइप होंगे, उन रिएक्शंस जो होंगे ना, उन रिएक्शंस को ऐड किया जाए तो जो स्लोएस्ट जो होगा, मतलब जो बड़ी धीरे से चला होगा, उस रिएक्शन से हम उसकी मॉलिक्युलरिटी को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप से। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है, इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो एक्सपेरिमेंटल कह दिया भाई यार इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, जो आपका मॉलिक्युलरिटी होती है वो थ्योरेटिकल होती है। तो मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो वो आपके एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन पे बेसिस होते हैं। तो यहीं पे आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में जो होती है वो आपकी डिफरेंस खत्म हो जाती है। इसी के साथ जो था पूरा आपका चैप्टर का जो आधा पार्ट कहो ना, तो पूरा वो आपका खत्म हो चुका है यार, पूरा यहाँ तक। इस नोट्स को अगर अभी तक नहीं लिया ना यार, तो इस केमिस्ट्री को पढ़ना यार बहुत ज्यादा आसान करने के लिए तरीका जो है ये सिर्फ नोट्स ही है। इस नोट्स से इस पूरे केमिस्ट्री का चैप्टर जो है ना, केमिकल काइनेटिक्स, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आपको नोट्स से ही पढ़ाऊंगा। इस नोट्स को पढ़ ले लोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नोट्स भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया, क्योंकि ये ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ तो आ जाए, लेकिन बाद में जब आप अपने आप पढ़ोगे ना, उस टाइम पे आपको पढ़ने के लिए बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। नोट्स में आपको वही चीज मिलेगी जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको नोट्स का यहाँ पे दिखा दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं पे आपका क्या होता है, पूरा चैप्टर का पार्ट जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक देना है, क्यों लाइक ठोकते हो ना तो इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको लगातार मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।